मेरे पति विहान एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनकी पगार अच्छी थी, फिर भी हम लोग भारी कर्जे से दबे हुए थे। शेयर मार्केट में विहान ने बार बार घाटा उठाया, पर बहुत अमीर बनने की धुन के चलते इस लत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी सहेली शगुन से कहीं नौकरी के लिए कहा। वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन वह मुझे लेकर अपनी कंपनी गई। वहाँ उसने मेरी मुलाकात उसके बॉस नील से कराई। नील के सिफारिश पर मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन देकर शगुन मुझे उनके पास लाई थी। सर, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज़। ये प्रार्थना करते हुए मेरी आंखों में एकाएक आंसू छलक आए। मेरी खूबसूरती से नील बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अब तक नील के दिल में खास जगह बना ली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में उनके संपर्क बनाए रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। इस कागज़ पर आप ज़रूरी संपर्क लिख दें। उन्होंने पैड और पेन मुझे पकड़ा दिया। करीब 10 मिनट में मैं शगुन के साथ चली गई, लेकिन इन कुछ मिनटों में मैं उनका दिल जीत लिया था। मुझको कलर की नौकरी दिलाना उसके लिए कठिन काम नहीं था। करीब एक हफ्ते बाद मेरी नियुक्ति की अच्छी खबर लेकर शाम को मेरे घर पहुंच गए। वहां मैंने उनकी मुलाकात अपने पति विहान, सास व 5 वर्षीय बेटे युग से कराई। मेरी नियुक्ति की खबर सुनकर घर का माहौल खुशी से भर गया। मेरे घर की हर चीज़ इस बात की तरह इशारा कर रही थी कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। मेरे पति बातूनी किस्म का इंसान था। उनकी बातों से उन्हें भी मालूम हो गया कि उसकी स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। कुछ देर बाद विहान मुंह मीठा कराने के लिए बाजार मिठाई लेने चला गया। नील ने आग्रह करके मुझको अपने सामने बिठा लिया। सर, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिली है और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब 2 वक्त की रोटी और युग की पढ़ाई का खर्च मैं अपने बूते पर उठा सकूंगी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में नील के लिए सम्मान के भाव उसके साफ नजर आए। तुम्हें नौकरी दिलाने वाली अब बात खत्म हुई। इसके बाद तुमने मुझे धन्यवाद कहा तो मैं फौरन उठाकर चला जाऊंगा। नील ने अपनी आवाज़ को नाटकीय रूप में सख्त किया, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी रही। अब नहीं दूंगी धन्यवाद सर, मैं मुस्कुराई और फिर उठकर रसोई की तरफ चली गई। कुछ देर बाद बड़े अच्छे माहौल में हम सब ने चाय नाश्ता किया। फिर नील हमसे विदा लेना चाहता था, पर ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि बेहद अपनेपन के साथ आग्रह करके मैंने उसे रात का खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया। उस शाम के बाद से नील का घर में आना जाना नियमित सा हो गया। कुछ दिनों के बाद युग के जन्मदिन की पार्टी में वे शामिल हुए। फिर एक त्यौहार आया और मैंने उन्हें घर खाने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे हमारे परिवार के साथ उनके संबंध गहरे होते चले गए। मैंने देखा कि धीरे धीरे नील मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन अपने रूम में चाय पीते हुए नील ने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है परिधि, मैं किस दिन को अपने लिए भाग्यशाली मानता हूँ? आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने जवाब सुनने के लिए अपना ध्यान उसके चेहरे पर केंद्रित कर दिया। जिस दिन तुम मेरे पास नौकरी पाने के सिलसिले में आई थी, नील ने कहा। मेरे लिए तो वह यकीनन महत्वपूर्ण दिन था, मैं बोली। पर आप क्यों उसे अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं? वह दिन मेरे जीवन में ना आया होता तो आज मैं तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त को कैसे पाता? उसके स्वर की भावुकता को पहचान कर मैं नजरें छिपाकर फर्श को निहारने लगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना परिधि? मैंने उसकी तरफ देखकर एक बार सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर से नीचे फर्श की तरफ देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे अपना समझकर हमेशा अपने दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। थैंक्स। मेरे होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी। मैंने अपना हाथ आज़ाद करने का प्रयत्न किया, पर असफल रही। कुछ घबराए से अंदाज में मैंने उसके चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली। वह बड़े प्यार से मेरे चेहरे को निहार रहा था। उसके आंखों में भाव पड़कर मेरे गोरे गाल अचानक गुलाबी हो उठे। वह मुझे चाहता है। यह बात उस दिन मैं पूरी तरह से समझ गई। उस दिन से हमारे संबंध एक आयाम में प्रवेश कर गए। हमारे लिए दोस्ती की सीमा लांघना गलत होगा सर। विहान को धोखा देकर मैं गहरे अपराध बोध का शिकार बन जाऊंगी। जब भी वह मुझसे प्रेम का इजहार करने का प्रयास करता, मेरा यही जवाब होता। मुझको उसके प्रस्ताव में बिल्कुल रुचि न होती तो मैं आसानी से उससे कन्नी काट लेती। मैं अपने घर की परिस्थितियों से खुश नहीं थी। विहान का व्यवहार, आदतें, वह घर का खर्च चलाने में उसकी असफलता मुझे दुखी रखते। नील मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनता। जब मेरा मन हल्का हो जाता तभी वह हंसी मजाक व छेड़छाड़ शुरू कर देता। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले उसने जिद करके मुझसे अपने घर चलने का प्रस्ताव रखा और कहा, अपने हाथों से मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, अगर तुम मेरे यहाँ चलने से इनकार करोगी तो मैं नाराज हो जाऊँगा। उसके प्यार भरी जीत के सामने थोड़ी ना नुकर करने के बाद मुझको झुकना ही पड़ा। नील ने मेरे जन्मदिन के मौके पर एक सुंदर साड़ी उपहार में दी और मुझे पहली बार उसने अपनी बाहों में भरा तो मैं घबराए लहजे में बोली, नहीं, यह सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़।
अपनी बाहों की कैद से उसने मुझे मुक्त नहीं किया, क्योंकि मैं छूटने का प्रयास बड़े मेमन से कर रही थी। मेरे मादक जिस्म का नशा उस पर कुछ इस तरह हावी था कि उसने मेरे कानों और गर्दन को गर्म सांसें छोड़ते हुए चूम लिया। मैंने झुरझरी के साथ सिसकरी ली, मुंह से ना करती रही, पर उसके साथ और ज़्यादा मजबूत से मैं लिपट गई। मुझको गोद में उठाकर वहाँ बेडरूम में ले गया। वहाँ अपने आगोश में बनते ही मैंने इस तरह का विरोध समाप्त कर समर्पण कर दिया। वह मेरे बदन को चूमने लगा और मैं भी उसके गालों को चूमने लगी। हम दोनों के अंदर उठे उत्तेजना के तूफान के थमने के बाद भी हम देर तक निढाल होकर एक दूसरे से लिपट कर लेटे रहे। कुछ देर बाद मेरे सिसकने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। मेरी आंखों से आंसू बहते देख वह प्यार से मेरे चेहरे को चूमने लगा। मेरी सिसकियाँ कुछ देर बाद थमी तो उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जब मैंने उसके होठों का चुंबन लिया और भावुक स्वर में बोली, प्रेम का इतना आनंददायक रूप मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद नील। हमारे संबंध एक नए आयाम में प्रवेश कर गए। मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के बाकी सदस्य भी नील को अच्छे लगने लगे थे। वह भी अपने को हमारे घर का सदस्य समझने लगा। वह मेरे घर वालों की ज़रूरतों का ध्यान रखते। एक दिन नील के माता पिता उससे मिलने आए। उसके लिए एक रिश्ता आया हुआ था। वह दोनों इसी सिलसिले में उससे बात करने आए थे। उसकी माँ बोली, तुम कब चलोगे उसे देखने? किसी दिन चलेंगे, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। अगले रविवार को चलें? देखने उसे फिर टालने की कोशिश की। उसके पिता अचानक गुस्से में बोले, इससे तुम चलने को हाँ कहो नहीं कहवा सकोगी, क्योंकि आजकल इसके सिर पर उस परिधि का जुनून सवार है। प्लीज़ पापा, बेकार की बातें ना करें, परिधि से मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। वह नाराज हो उठा। अपने बाप से झूठ मत बोलो नील। यहाँ क्या चल रहा है? इसकी रिपोर्ट मुझ तक पहुँचती रहती है। लोगों की गलत व झूठी बातों पर आप दोनों को ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी माँ ने पिताजी को चुप कराकर उसे समझाया। नील, सारी कॉलोनी परिधि और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। उसका यहाँ आना जाना बंद करो बेटा, नहीं तो तुम्हारा कहीं रिश्ता होने से बड़ा झंझट होगा। माँ, किसी से मिलना जुलना गुनाह है क्या? मेरी जान पहचान और बोलचाल सिर्फ परिधि से नहीं, मैं उसके पति और उसकी सास से खूब हंसता बोलता हूँ। कुछ देर और समझाने के बाद माँ पिताजी को लेकर चली गई। उनके जाने के काफ़ी समय बाद वह बेचैन व परेशान रहा। फिर शाम को जब उसने मुझसे फ़ोन पर बातें की तब उसका मूड कुछ हद तक सुधरा। एक दिन मुझको अपनी बाहों में भरकर नील बोला, मेरा मन करता है कि तुम हमेशा मेरी बाहों में इसी तरह बनी रहो। अब तो अपने इस घर का अकेलापन मुझे काटने लगा है। उदास से लहजे में मैंने जवाब दिया, हम दोनों को सामाजिक कायदे कानून का ध्यान रखना ही होगा। अपने पति व सास को छोड़कर सदा के लिए आपके पास आ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। फिर मेरा ऐसा कदम मेरे बेटे युग के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा और उसके हित की फिक्र मैं अपने जान से ज़्यादा करती हूँ। जो बात दिमाग में बैठ जाए फिर उसे भुलाना या निकाल कर बाहर फेंकना बड़ा कठिन होता है। मैं नील के बहुत करीब थी, फिर भी उसके अंदर का संतोष और बेचैनी बढ़ती ही गई। एक बार बेटे के जन्मदिन के कुछ रोज पहले विहान को स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तड़क भड़क से जीने के शौकीन विहान को फौरन युग के जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाने का फैसला लिया। उस दिन घर के आगे टेंट लगा, हलवाई ने खाना तैयार किया। कम से कम 300 लोग वहाँ जरूर उपस्थित रहे होंगे। मैंने और बिहान ने इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए खूब वाहवाही लूटी। उस दिन नील एक तरफ उपेक्षित सा बैठा रहा। उसको फुर्सत नहीं मिली उसके साथ चंद मिनट भी गुजारने की, क्योंकि उसके साथ हंस बोलकर मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को बात मनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। वह जब इस तरह की कसमकस से तंग आ गया तो बिना किसी को बताए घर चला गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी सारी रात करवटें बदलती गुजरी, पर सुबह वह शांत था। पिछली परेशानी भरी रात के दौरान उसने अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अगले दिन जब मैं उसके पास गई तो उसके गंभीर चेहरे को देखकर मैं चिंतित स्वर में बोली, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। कल पार्टी में किसी ने कुछ गलत कहा, गलत व्यवहार किया। मैं परेशान हो उठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यूँ मुझे बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? रात को ठीक से सो नहीं पाया? किसी बात की परेशानी थी? हाँ, मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था परिधि। कुछ ज़रूरी बातें करनी थी मुझे तुमसे। कहो, मैंने बोला। उसने भावहीन स्वर में मुझे बताया, मैं आज उस लड़की को देखने जा रहा हूँ जिसका मेरे लिए रिश्ता आया है। मैं तो हमेशा ही आपको वहाँ जाने की सलाह देती रही हूँ परिधि, मैं खुद नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश देना मुझे अनुचित लगता है। वैसा करना उस लड़की के साथ धोखा करना होता। क्या अब आपने मुझे दिल से निकालने का फैसला लिया है? यह कहते मेरी आंखों से आंसू छलक आए। परिधि, तुम बिना आंसू बहाए मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। उसने अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। देखो, तुम्हारी घर गृहस्थी सदा तुम्हारी रहेगी। मैं चाहकर भी उसका स्थायी सदस्य नहीं बन सकता हूँ।
तुम्हारा नाम विहान के साथ ही जुड़ेगा, मेरे साथ नहीं। यह बात कल रात मुझे बिल्कुल साफ नजर आई। चोरी का मीठा फल खाने का अपना मजा है। तुम्हारे प्यार को मैं बहुत कीमती व महत्वपूर्ण मानता हो रहा हूँ। अब थक गया हूँ अकेले इस घर में रातें बिताते हुए। अब मैं सिर्फ फल खाना नहीं बल्कि अपनी छोटी सी बगिया बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसे फलता फूलता देख मैं ज़्यादा खुशी व सुकून महसूस कर सकूं। मैंने आपको अपनी घर गृहस्थी की बगिया बनाने से कभी नहीं रोका, मैं भावुक स्वर में बोली। आप ज़रूर शादी कर लें, आपकी इच्छा होगी। मैं खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी में प्रेमिका बनकर रहूंगी। नहीं परिधि, वैसा करना बिल्कुल गलत होगा। उसने तीखे स्वर में मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। तब क्या आज आप मुझे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं? मैं रोवासी हो उठी। मुझे माफ़ करना परिधि, दोस्ती की सीमाएं लांघकर तुम्हें अपनी प्रेमिका नहीं बनाना चाहिए था मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारे मन में जगह बनाकर रखता तो आज मेरी शादी के कारण हमें एक दूसरे से दूर ना होना पड़ता। मैं उठकर खड़ी हो गई और थके स्वर में बोली, सर आप जैसे नेक इंसान को कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर शायद आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं चलती हूँ। इतना कहकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।